हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये यूपी पुलिस के लिए पूरा का पूरा सेशन चल रहा था और यूपी पुलिस का जीके जीएस पढ़ रहे थे बच्चों, और पूरा का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है ना, टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज ये सारा का सारा जो है बच्चों हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले वीडियो में जो है मूल अधिकार को कवर किया था, संविधान के भाग 3 में, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है संविधान का। और मूल अधिकार को हमने एक एक अनुच्छेद से कवर किया था, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम में बन सकती है बाबू। ठीक है, क्योंकि मैं ये दायरा देख के चल रहा हूं कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, न कि किसी यूपीएससी का एग्जाम देना है। और उसी अकॉर्डिंग से मैं आपको पूरे के पूरे टॉपिक को तैयार करा रहा हूं बच्चों। ठीक है, और इतना आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत सारे के सारे कंटेंट जो है आपके एग्जाम में फंसाने का मैं प्रयास करूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा जितना भी आपके सिलेबस में है जीके जीएस का। अगर आप वीडियो पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप लोग दबा लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंचे बच्चों। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक शेयर भी आप कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है बच्चों, तो आइए जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का पूरा वीडियो। याद रखिएगा कि जब भाग 3 में मैंने आपको पढ़ाया मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में अगर आपको मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बच्चों। आप जो है अपने राज्य के हाई कोर्ट जा करके अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं राज्य से। ठीक है बच्चों, लेकिन जहां पे नीति निर्देशक तत्व, जो आज का टॉपिक है, नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। आप नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो है न्यायालय नहीं जा सकते। अगर सरकार जो है इन चीजों पे अगर काम नहीं कर रही है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते। इसका कारण ये था कि जिस समय ये मूल अधिकार में जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व के अंदर जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं, ये दोनों अलग अलग रखा गया। जो बहुत जरूरी थे वो आपको जो है लीगली दे दिया गया, न्यायोचित किया गया उसको। ठीक है ना, न्यायालय उसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए उतना जरूरी नहीं था, क्योंकि हमारा जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे पास संसाधनों की कमी थी और कम संसाधन में ये सारी चीजें भाग 4 और भाग 3 को जो है न्यायोचित बनाना संभव नहीं था। इस वजह से ये कहा गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम जो है न्यायोचित नहीं बनाएंगे, बल्कि इनको बाद में जैसे जैसे हमारी कंडीशन में सुधार आता जाएगा इन पे हम अमल करेंगे और इनको जो है भी इनको भी लीगली बना देंगे, इनको भी जो है हम लोग न्यायोचित बना देंगे, जिससे लिए आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रावधान रहे हैं जो नीति निर्देशक तत्वों से उठा करके मूल अधिकार में डाला गया है, जो कि न्यायोचित हो गए, उसके लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या बच्चों। अगर कोई भी सरकार बनती है तो उस सरकार के पास जिम्मेदारी होती है इन सारे आर्टिकल को लागू करने का। और अंबेडकर जी ने कहा था कि वह सरकार सबसे अच्छी होगी जो इन सारे अनुच्छेदों में से जो ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद पे काम कर दे, जो ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेदों को लागू करवा दे। यानी आप कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार के लिए निर्देश हैं, सिफारिश है सरकार और उनकी इकाइयों से, कि जब भी आप कोई कानून बनाएं, जब भी आप कोई नीतियां बनाएं तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है आप पूरे अनुच्छेदों में कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा आप इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन कोई सरकार अगर ये सारे के सारे अनुच्छेदों पे काम करने लगी, इन सारे अनुच्छेदों को मान करके लागू कर दिया, इन सारे अनुच्छेदों को फॉलो करने लगी, तो बच्चा एक बात आप याद रखिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा राज्य जो होगा वो लोक कल्याणकारी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले अनुच्छेद से। याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। बेटा यहाँ बताया गया है कि राज्य की परिभाषा किस तरह से देनी है बेटा, है ना, किस तरह से आप जो है राज्य पे काम करेंगे बच्चा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस तरह से आप राज्य की परिभाषा में, क्योंकि मैंने आपको अनुच्छेद 12 के अंदर भी राज्य की परिभाषा दिया था कि आप जो है किससे मूल अधिकार की मांग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वहां पे राज्य की परिभाषा थी। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही है, यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनकी इकाइयां ये राज्य के तहत आएंगी, जो भी कानून बनाएंगी वो ध्यान में रखेंगी इन अनुच्छेदों को। ठीक है बच्चों, इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखेंगी, यानी कार्यपालिका विधायिका जो भी कानून बनाएंगी वो राज्य की परिभाषा के तहत आ जाएंगे। यानी कि 36 में ये कहा गया है कि जो राज्य की परिभाषा बच्चों, ठीक है ना, राज्य का मतलब ये नहीं है कि मतलब केवल उत्तर प्रदेश और बिहार, राज्य में केंद्र की इकाइयां भी आ जाएंगी बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अनुच्छेद 37 की बात करें अगर, तो इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, यानी कि मैंने भी आपको बताया कि सरकार जब भी नीतियां बनाएंगी, सरकार जब भी कानून बनाएंगी
तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जितने भी अनुच्छेद आपको दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में, इनको लागू करने का प्रयास करेंगे। उनका कर्तव्य है ये कि इन सारे प्रावधानों को लागू करें। जो सरकार ज्यादा ज्यादा प्रावधान को लागू करती है नीति निर्देशक तत्वों के, माना जाता है कि बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं वो। ठीक है बच्चों। और अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जनता जो है ना, इसी सिद्धांतों से, जनता जो है इन्हीं सिद्धांतों से ये बता सकती है कि सरकार कैसा काम कर रही है। अगर जनता को अगर आकलन करना होगा तो वो इन्हीं सिद्धांतों से आकलन कर सकती है कि सरकार का कार्य कैसा है, क्योंकि वो इन सिद्धांतों को देखेगी क्या सरकार ने इन सारे सिद्धांतों पे कार्य किया है। अगर इन सारे सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया तो सरकार ने अच्छा काम किया है बच्चों। ठीक है ना, ये जनता जो है कर सकती है बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। थोड़ा सा समस्या रही, मक्खी परेशान कर दी। यहाँ देखिएगा आप लोग 38 की बात करें बेटा, कह रहा है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार जो है जब भी कानून बनाएगी तो जन कल्याण के बारे में भी सोचेगी, और सरकार को ये चीज जो है कानून बनाते समय जन कल्याण की चीजों को देखना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मोदी जी ने दवाओं के बारे में बहुत सारा चीज किया, मोदी जी ने योजना लेके आए। मोदी जी जैसे कि आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना, तो वो एक कल्याणकारी योजना थी। ठीक है बच्चों, कल्याणकारी योजना और थी, और गरीब तबकों के लोगों के लिए थी बच्चों। क्योंकि गरीब तबकों के व्यक्ति जितने होते हैं बेटा, वहां पे दवाइयों में उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है। इसलिए 5 लाख तक का जो भी इलाज है वो आप जो है मुफ्त में करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो एक लोक कल्याणकारी योजना के तहत आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो राज्य का कर्तव्य होता है कि जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय में भी ये लोक कल्याणकार जो है यहाँ पे उपलब्ध कराए लोगों को। अगली बात करेंगे 39 के अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत, राज्य जो है, राज्य जो है बेटा कुछ सिद्धांतों को अनुसरण करेगा, कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा कानून बनाते समय। ठीक है, ये निर्देश दिया गया राज्य को कि जब भी आप कानून बनाएंगे तो कुछ चीजों को आप ध्यान रखेंगे। पहला चीज कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए साधनों की उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए सरकार को संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी महिला या पुरुष के बीच असमानता वाली चीज नहीं होनी चाहिए, अवसर की असमानता नहीं होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता आपको याद है कि अनुच्छेद 16 भी हमने पढ़ा था, और ये चीज जब नीति निर्देशक तत्व बनाए गए थे तो 39 के अंदर भी डाला गया था कि किसी भी महिला किसी भी पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। याद रखिएगा, जितना वेतन महिला को दिया जाएगा काम के लिए, उतना ही उसी काम के लिए उस महिला को भी दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा कि अगर कोई पुरुष किसी काम के लिए अगर कुछ रुपया चार्ज करता है, तो महिलाओं को भी अगर आप काम पे रख रहे हैं उसी काम के लिए, तो आपको उतना ही चार्ज करना पड़ेगा। इतना नहीं कि मतलब महिलाओं को कम देते पुरुषों को ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अवसर की समानता जो है यहाँ पे रखनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं बच्चों, तो शिक्षा की व्यवस्था भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी भी और भी प्रावधान है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पोषण शिक्षा की व्यवस्था भी आपको करनी है कानून बनाते समय, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे 39 ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 39 ए जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों 39 ए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राज्य ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। केवल राज्य ही नहीं बल्कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो भी ये चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध हो और मुफ्त न्याय उपलब्ध हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो गरीब बच्चा है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब जैसे कि कह सकते हैं कि महिलाएं हैं, या फिर कोई बहुत गरीब है, कोई विकलांग है, जो कि मतलब न्याय अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप जाएंगे वकीलों को पैसा देने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो अगर आप वकीलों को उतनी भारी भरकम अगर रकम नहीं दे पाते, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है अपने केस को लेकर के, तो आप अगर एक प्राइवेट वकील करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, वो वकील बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन इसके तहत अगर राज्य चाहेगा बच्चों कि 39 ए के तहत आपको जो है मुफ्त न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आपके तरफ से कोई सरकारी वकील खड़ा होगा और आपके बिना पैसे का जो है वो आपकी तरफ से वो आपकी दलीलें देगा वहां पे। ठीक है, न्यायालय के अंदर बच्चों। इसलिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर एक अमीर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है पैसे पे और एक गरीब व्यक्ति को न मिले, तो फिर तो ये अवसर की असमानता हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे न्याय में असमानता हो जाएगी। इसलिए न्याय की समानता के लिए ये कहा गया कि गरीब को भी न्याय पाने का अधिकार है। बस जो है वो अनुच्छेद 39 ए अगर सरकार ने लागू किया है,
अगर सरकार ये कह रही है कि देखो भाई तुम भी लड़ना चाहते हो, तुम्हारे वकील से एक सरकारी वकील हम दे रहे हैं और आपकी तरफ से सरकारी वकील बिना पैसे का जो है आपका केस लड़ेगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं 40 पे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कहता है और कह सकते हैं ये गांधीवादी सिद्धांत भी है बच्चों। गांधी जी के दिमाग में था, गांधी जी के विचारों में था ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है ना, और सरकार जो है प्रत्येक स्थानीय प्रशासन में जो है प्रत्येक स्थानीय निकायों में अगर ग्राम पंचायतों का गठन करती है तो इससे जो है बहुत पारदर्शिता सामने निकल के आती है बच्चों। ठीक है, तो कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, पीट के एग्जाम में या फिर यूपी के कई सारे एग्जामों में ये अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 की बात करें, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। सरकार यह ध्यान देगी कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति अपना काम कर सकता है, काम जो कि कानूनी हो, ऐसा नहीं कि मतलब कोई गैर कानूनी काम। ठीक है बच्चों, काम कर सकता है। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक व्यक्ति को बेटा यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है। और आप देखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार है यहाँ पे दिया गया बेटा, इस शिक्षा के अधिकार को हमने 21A के अंदर पढ़ा था, मूल अधिकार में 21A को कानूनी बनाया गया। जो शिक्षा का अधिकार है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की जो शिक्षा है बेटा, उसको जो है लीगल बना दिया गया, न्यायोचित बना दिया गया। पाने का अधिकार है, अगर नहीं मिला तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सरकार जो है आपको शिक्षा उपलब्ध कराती है 6 से 14 वर्ष के, यानी कि पहले ही आपको दिया गया था नीति निर्धारक तत्व में, लेकिन अब इसको जो है कानूनी अधिकार भी बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया था और उस समय शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चों की जो शिक्षा है पहले नीति निर्देशक तत्व के अंदर आती थी, लेकिन अब उसको निकाल करके वो डाल दिया गया कहाँ पे, मूल अधिकार के अंदर। जिसके लिए, क्योंकि पहले आप शिक्षा के लिए जा नहीं सकते थे, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के लिए बच्चों आप न्यायालय नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आप डायरेक्ट जो है जा सकते हैं न्यायालय, क्योंकि मूल अधिकार के तहत जोड़ दिया गया 21A के अंदर बच्चों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे यहाँ पे 42 क्या कहता है बेटा कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। सरकारी आप देखते होंगे ना कि आपके गांव में जो है आशा किरण की जो बहनें होती हैं वो सारी लोग जो है आपको आकर समय समय बताती रहती हैं, देखिए सरकार का ये टीका, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती है तो आके बताती हैं देखिए सरकार की तरफ से बच्चों के लिए टीका लग रहा है, ये टीका लग रहा है, वो टीका लग रहा है, तो आके बताती रहती हैं। और सरकार भी जो है उनकी पोषण पर ध्यान देता है, मातृत्व सहायता करता है। सरकार भी कहता है कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मतलब आयरन की गोली, ये वो सब दुनिया भर की फ्री चीजें जो है उपलब्ध कराई जाती हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को निर्देश दिया गया था अनुच्छेद जो है 42 के अंदर की मातृत्व सहायता आपको प्राप्त करवानी है। क्योंकि गरीब, देखो अमीर तो अफोर्ड कर लेता है, लेकिन गरीब अगर माँ बनती, कोई गरीब महिला माँ बनती है तो उसके पास बहुत सारी चीजों का अभाव रहता है, तो उस कंडीशन में सरकार जो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यहाँ तक कि सरकार जो उसके पोषण के लिए पैसे भी देती है। दूसरी चीज, उसका डिलीवरी भी फ्री कराती है सरकार अपने सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, और डिलीवरी के साथ साथ जो है उनको कुछ पैसे भी आते हैं डिलीवरी के बाद। ठीक है बच्चों, पैसे भी आते हैं। तो मातृत्व सहायता जो है अनुच्छेद 42 के अंदर न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं का मतलब उसे किसी व्यक्ति को कार्य की दशाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो आराम से काम कर सके, एक अच्छे वातावरण में काम कर सके, वो उसका खुद का अधिकार है बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम 43वां देखें अनुच्छेद 43, तो कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, क्योंकि देखेंगे प्रत्येक राज्य में जो है ना वेतन अलग अलग हो सकता है। यूपी के लोगों का, जो यूपी में कर्मचारी है सरकार के अधीन, उनका अधिक पेमेंट है, लेकिन अगर वही बिहार में आप देखेंगे तो वहां पे अभी कर्मचारियों का पेमेंट कम है। लेकिन एक मिनिमम पेमेंट होना चाहिए जिससे किसी भी कर्मचारी को जो है अपना जीवन निर्वाह कर सके, कोई कर्मचारी जो है अपना जीवन निर्वाह कर सके, उसके लिए एक मिनिमम पेमेंट होना ही चाहिए। ये नहीं कि आप कर्मचारी को रख लिया, कर्मचारी को दे कितना रहे हैं तो दे रहे हैं आप उसको 10,000 रुपया, जिससे उसका पूरा घर ना चले, उसका जीवन निर्वाह ना हो, तो फिर जो है ये न्यायोचित नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि 43A के अंदर उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की सहभागिता, क्यों कहा, देखो उद्योगों का जो प्रबंधन है बेटा उसमें कर्मचारियों की भी सहायता ली जाती है। ठीक है ना, उद्योगों के मैनेजमेंट में क्या चीजें आ रही है क्या नहीं आ रही है, क्योंकि उद्योगों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी जानने का अधिकार है कि मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, तो वो भी अपना सहभागिता दे सकते हैं। और ये अधिकार सुनिश्चित कौन करेगा, सरकार करेगा। लेकिन इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रावधान है उसके लिए आप न्यायालय नहीं जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, आगे देखेंगे यहाँ पे 43B सरकारी समितियों को प्रोत्साहन, यानी सहकारी समितियां जो बनाई जाती हैं। ठीक है, सहकारी समितियां, और इस समय सहकारिता मंत्रालय किसके हाथ में बच्चों, तो वो है अमित शाह के हाथ में बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा
पहली बार सहकारिता मंत्रालय उनके पास आया है। और पहले ये बाद में जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे ए बी जितना भी आप करके दे रहा है बच्चों ना, ये संविधान लागू होने के बाद ये प्रावधान विधायिका द्वारा जोड़े गए बच्चों, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है कि 43 बी जो अनुच्छेद है वो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। आप अमूल दूध देखेंगे, सुधा डेयरी देखेंगे आप लोग, ये सब क्या है बच्चों, ये सहकारी समितियां हैं। बहुत सारे लोग मिल करके एक फंड में काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिल करके एक फंड में काम करते हैं और उसका जो भी मुनाफा होता है सारे लोगों में बांटा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो कहते हैं कि वो क्या है, सहकारी समितियां हैं। और इसको प्रोत्साहन कब दिया गया, ये कानून कब बना, ये कानून कब बना बच्चों, सहकारी समितियों के लिए कानून कब बनाया गया, ये बनाया गया 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं यहाँ पे, आगे 44वां संविधान अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये देश में विवाद का एक मैटर बन चुका है। अनुच्छेद 44 बच्चों क्या है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक है बच्चों। और समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद है। और इस पे बहुत सारा देश में, बहुत सारे अखबारों में आप पढ़े होंगे। इसका मतलब बच्चा ये होता है कि सरकारें जो है ना, जैसे जैसे हमारा स्थिति सुधर जाएगा उसके बाद जितनी भी राज्य की सरकारें होंगी वे सभी लोग इस पे काम करेंगी और सभी वर्गों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए जो है एक कानून लागू किया जाएगा, ठीक है ना। एक कानून याद रखिएगा, क्योंकि मुस्लिमों के लिए कुछ अलग कानून चलता है। मुस्लिमों का अगर विवाह हो रहा है तो उनके लिए कुछ मुस्लिम लॉ के तहत चलता है काम। अगर हिंदुओं का विवाह हो रहा है तो हिंदुओं के लिए जो हिंदू कोड बिल है उसके तहत काम चलता है बच्चों। लेकिन समान नागरिक संहिता के अंदर एक ही कानून होगा और उस कानून के तहत सभी लोग कार्य करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य है। लेकिन अभी तक बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और उत्तराखंड अभी हाल ही में घोषणा किया है कि हम जो है समान नागरिक संहिता पे कार्य करेंगे और उसने कमेटी भी बैठा दी बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं 45। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। 45 बेटा यहाँ पे अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। आपको मैंने बताया था, क्योंकि 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा, क्योंकि अनुच्छेद जो मैंने आपको बताया कि बेटा जो अनुच्छेद 21A है मूल अधिकार वाला, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें केवल 6 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ देखेंगे 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा, ठीक है ना। 6 वर्ष से कम आयु की जो बच्चे हैं उनको भी राज्य को शिक्षा उपलब्ध करानी है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल आप देखे ना बच्चों, तो ये राज्य के द्वारा जो है कराया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आप देखेंगे ना, तो जो भी राज्य एक प्रावधान करता है कि अगर उसके राज्य में अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, शैक्षणिक जैसे पढ़ने के लिए नहीं अफोर्ड कर पाता है, या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो सरकार जो है इस प्रावधान पे कुछ न कुछ अपने कानून बना सकती है। इस प्रावधान के लिए कुछ न कुछ जो है अपनी नीतियां ला सकती है बच्चों, ठीक है ना। ये जो है आपको अनुच्छेद 46 के अंदर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 47 में बेटा पोषाहार का स्तर बढ़ाना, पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी कार्य मोदी जी ने जो है आयुष्मान भारत योजना लाए, ठीक है बच्चों, जिससे कि क्या होगा, उसके स्वास्थ्य में बेहतर लाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और आप देखे होंगे कि जन औषधि योजना जो प्रधानमंत्री की तरफ से लाया जा रहा है बच्चों, जो सारे हॉस्पिटलों में एक सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही, जेनेरिक जो दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है बच्चों, वो जो है वो अनुच्छेद 47 के तहत ही कार्य कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि राज्य का कर्तव्य है, राज्य को निर्देश दिया गया है, तो मोदी जी उन निर्देशों को पालन कर रहे हैं। आप देखेंगे ना, तो मोदी जी द्वारा जितने भी मोदी जी हैं या योगी जी हैं, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सभी को लागू करने का अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे कि अगर पोषाहार का स्तर बढ़ाना है, पोषण पे भी सरकार काम कर रही है, पोषण के ऊपर भी सरकार काम कर रही है। जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए आप देखेंगे आंगनबाड़ी के अंदर बहुत सारा दलिया है, ये सब रिफाइन ऑयल है, ये सब तेल आ रहे हैं बच्चों खाने के लिए, ताकि बच्चों की पोषण में सुधार आए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि के लिए और पशुपालन संगठन के लिए जो एक अनुच्छेद है, जो सरकार जो है पशुपालन या कृषि के ऊपर कार्य करेगी, वो जो है अनुच्छेद यहाँ पे 48 दिया गया बच्चों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 48A क्या है, बाद में जोड़ा गया था संविधान लागू होने के बाद। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा, यानी कि पर्यावरण से जो भी संबंधित समस्याएं हैं,
पर्यावरण के लिए जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, यानी सरकार जब भी अपना कानून बनाएगी ये ध्यान में रखेगी कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो, हमारे किसी कानून की वजह से जो है वन को या वन्य जीवों की क्षति ना हो, और उनकी सुरक्षा जो है ये राज्य का दायित्व होगा, ये राज्य का दायित्व होगा। ये राज्य से सिफारिशें की जा रही हैं, ठीक है ना, राज्य को आदेश नहीं दिया जा रहा है, राज्य से सिफारिशें हैं बच्चों, याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे 49 क्या कहते हैं बच्चों कि स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि आप एलोरा का जो कैलाश मंदिर देख रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं, कुतुब मीनार देख रहे हैं, ये सब जो है स्मारक हैं। और राष्ट्रीय महत्व के हैं, क्यों राष्ट्रीय महत्व के बच्चों? क्योंकि यहाँ से हमें जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, हमें जो है विदेशी जो रुपया जो है वो मिलता है, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं विदेशी वो देखने के लिए आते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, एलोरा का मंदिर, कैलाश मंदिर, राम मंदिर भी बनने वाला है। तो ये जो है राष्ट्रीय महत्व के हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं, और इन सभी चीजों का जो है सरकार संरक्षण प्रदान करेगी, क्योंकि ये राज्य के महत्व के लिए बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे अनुच्छेद 50, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने वाला है ये। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से अलगाव, मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ हो गए तो कानून बनाने वाला व्यक्ति और कानून पे समीक्षा करने वाला व्यक्ति जब एक ही हो जाएगा तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव जरूरी है। राज्य ध्यान रखेगा कि जब भी कोई कानून बनाएंगे तो उसमें न्यायपालिका को आप सम्मिलित नहीं करेंगे, बल्कि न्यायपालिका से आपको अलगाव बरतना है बच्चों, ठीक ना। और न्यायपालिका भी ध्यान में रखती है इस बातों को, क्योंकि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों साथ मिल गए तो न्यायपालिका, चूंकि न्यायपालिका का कार्य होता है कानून लागू कराना, कार्यपालिका का काम होता है ये देखना कि क्या जो ये कानून बना है वो कानून सही है या नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं 51 के अंदर लास्ट अनुच्छेद, क्योंकि आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक मैं आपको एक एक डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन, सरकार जब भी कोई कानून बनाएगा ये ध्यान में रखेगा कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति चाहिए, हमें जो है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पे काम करना है बच्चों, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार कानून बनाएगी, और जो सरकार इनमें से अधिक अनुच्छेदों को लागू करवाने में सक्षम हो जाती है, अधिक से अधिक अनुच्छेदों पे काम कर दी है, उस सरकार को एक बेहतर सरकार माना जाता है बच्चों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माननीय अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है ना। तो आइए आज का जो सेशन था हमने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा, और मैं ज्यादा अंदर तक नहीं गया हूं, क्योंकि आपके पुलिस के एग्जाम के लिए जितना चाहिए था बच्चों वो मैंने आपको दिया है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ, जीएस का, जो कि आपके सिलेबस में है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।